आग में घी देने का काम किया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने। ईयर 1975 में शुरू हुए इस सिविल वार में मात्र एक साल के अंदर लेबनान की 1% आबादी मारी जा चुकी थी, जबकि 5% आबादी घायल हो चुकी थी। हिजबुल्लाह IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स का हिस्सा है, जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। 24 मई ईयर 2000 को इजराइल की सेना लेबनान से जब वापस गई तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हिजबुल्लाह को मिला। तारीख थी 27 सितंबर 2024। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएन की मीटिंग में साल भर से चल रहे इजराइल गाजा युद्ध पर अपना पक्ष रखते हुए अपने दुश्मन देश ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। यह सिर्फ खोखली चेतावनी नहीं थी, बल्कि अपने यूनाइटेड नेशन के भाषण से पहले नेतन्याहू इजराइल के एयरफोर्स को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने की इजाजत दे चुके थे। इससे पहले 17 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर अटैक और 18 सितंबर 2024 को वाकी टाकी अटैक करवाकर इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ चुका था। इजराइल की एयरफोर्स ने अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला किया और इस हमले में 32 सालों से इजराइल और अमेरिका को चकमा दे रहे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा लीडर हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हसन नसरल्लाह की मौत की सूचना भी सबसे पहले इजराइल ने ही दुनिया को दी। हसन नसरल्लाह की मौत से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में हसन नसरल्लाह की मौत पर राजकीय शोक मनाया गया, जबकि दुनिया भर में इजराइल और लेबनान के बीच एक और युद्ध की आशंका जताई जाने लगी। आखिर कौन है यह हिजबुल्लाह? क्या है हिजबुल्लाह का ईरान कनेक्शन? और सबसे बड़ा सवाल कि इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी क्यों है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। हिजबुल्लाह को समझने के लिए हमें लेबनान के पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानना होगा। रिपब्लिक ऑफ लेबनान वेस्ट एशिया का एक छोटा देश है जिसका एरिया 10,452 किलोमीटर स्क्वायर है, जो लगभग हमारे त्रिपुरा राज्य के एरिया के बराबर है। लेबनान की आबादी की अगर बात करें तो लेबनान में ईयर 1932 के बाद से किसी सरकार ने आज तक कोई सेंसस नहीं करवाया है, क्योंकि लेबनान में सेंसस करवाना एक रिस्की काम है। अब लेबनान में सेंसस करवाना रिस्की क्यों है, इसे हम आगे समझेंगे। 1932 के सेंसस में क्रिश्चियन 58.5% के साथ सबसे बड़ी आबादी थी, जबकि 18.6% के साथ सुन्नी मुस्लिम दूसरी और 15.9% के साथ शिया तीसरी सबसे बड़ी आबादी थी। लेबनान में 18 रिलीजियस सेक्ट्स को स्टेट रिकॉग्नाइज्ड करता है, जिसमें से 4 मुस्लिम, 12 क्रिश्चियन, 1 द्रुज और 1 जूइश कम्युनिटी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तक लेबनान में ऑटोमन अंपायर रूल करती थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन के हार जाने के बाद लेबनान का मैंडेट फ्रांस को मिल गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन के हाथों हार जाने के बाद फ्रांस का लेबनान पर से कंट्रोल कमजोर होता गया और ईयर 1943 में लेबनान फ्रांस से आजाद होकर अपनी सरकार बना लेता है। सरकार बनाने के लिए वहां के 2 सबसे बड़े रिलीजियस ग्रुप्स मैरोनाइट क्रिश्चियन और सुन्नी मुस्लिम नेता के बीच एक अनरिटन एग्रीमेंट हुआ, जिसे नेशनल पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पैक्ट के तहत कन्फेशनलिज्म को लेबनान में एज पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया गया, जो कि 1932 के सेंसस पर बेस्ड थी। भारत में आपने सुना होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। लेबनान का कन्फेशनलिज्म सिस्टम भी कुछ वैसा ही सिस्टम है, जिसके तहत लेबनान की सभी रिलीजियस सेक्ट्स को 1932 के सेंसस में उनकी आबादी के अनुसार रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसमें एक तरह से अलग अलग धर्मों के लिए आबादी के अनुसार पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट को रिजर्व कर दिया गया। 1943 में हुए नेशनल पैक्ट के अनुसार लेबनान में प्रेसिडेंट और लेबनानी आर्मी के कमांडर का पोजीशन मैरोनाइट क्रिश्चियन के लिए, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट सुन्नी मुस्लिम के लिए, पार्लियामेंट के स्पीकर का पोस्ट शिया मुस्लिम के लिए, आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ का पोस्ट द्रुज के लिए रिजर्व कर दिया गया। लेबनान में आज भी यह रिजर्वेशन कायम है। इस नेशनल पैक्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था
कि लेबनानी संसद में ईसाइयों और मुसलमानों का रेशियो हमेशा 6:5 का रहेगा। इस तरह नेशनल पैक्ट पर समझौता होने के बाद लेबनान के डेमोक्रेसी में रिलीजन इंटरनलाइज हो गया। मेरोनाइट क्रिश्चियन के तरफ से बेचारा अल खोरी और सुन्नी मुस्लिम की तरफ से रियाद अल सोलह के बीच यह नेशनल पैक्ट हुआ और ईयर 1943 में यही दोनों लेबनान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेबनान में कई लोगों का मानना था कि नेशनल पैक्ट इक्वल पावर शेयरिंग का प्रयास नहीं था, बल्कि एक हायरार्कल सिस्टम थी जिसका उपयोग कुछ समुदायों को सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए किया गया था। शुरू में कन्फेशनलिज्म का यह सिस्टम तो ठीक से चला, लेकिन 1950s आते आते अलग अलग धर्मों के पॉपुलेशन में चेंजेज होने के कारण प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। लेबनान में क्रिश्चियन आबादी लगातार बेहतर एजुकेशन, वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेशन और लो बर्थ रेट के कारण कम होती गई, जबकि मुसलमानों की आबादी हाई फर्टिलिटी रेट के कारण बढ़ने लगी और इस कारण हाईली रिलीजियस लाइन में बटे लेबनान में नेशनल पैक्ट के समझौते पर सवाल उठने लगे। दूसरी तरफ सभी ग्रुप्स अपनी अपनी आबादी को बढ़ाने का उपाय भी करने लगे। प्रेसिडेंट कैमिली चामोन जो मेरोनाइट क्रिश्चियन थे, उन्होंने 1950s में फिलिस्तीन के क्रिश्चियंस को लेबनान का सिटीजनशिप देने का शुरुआत कर दिया ताकि क्रिश्चियंस की आबादी को बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ 1948 में इजराइल बनने के बाद फिलिस्तीन से सुन्नी मुस्लिम बड़ी संख्या में पलायन कर लेबनान आने लगे, जिससे सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने लगी। लेबनान के पॉपुलेशन में इन चेंजेज के कारण सभी रिलीजियस सेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग उठने लगी। लेबनान धीरे धीरे 3 लाइन पर बढ़ता जा रहा था। एक तरफ क्रिश्चियंस थे जो इस पावर शेयरिंग के सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने के कारण इस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव मुस्लिम थे जो लेबनान के एग्जिस्टिंग कन्फेशनलिज्म सिस्टम को तो बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन इसके अंदर पावर शेयरिंग में जिन ग्रुप्स का कब्जा था उसको बदलना चाहते थे। जबकि इन सबके अलावा लेबनान में कम्युनिज्म और वेस्टर्न डेमोक्रेसी से प्रभावित एक और क्लास था जो रिलीजन से ऊपर उठकर लेबनान को और अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कन्फेशनलिज्म सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने की वकालत कर रहा था। इस वजह से लेबनान के सभी रिलीजियस सेक्ट्स के बीच आपस में अविश्वास पैदा होने लगा और इस कारण सभी रिलीजियस सेक्ट्स के अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे और 1975 में लेबनान में सिविल वार की शुरुआत हो जाती है। इस आग में घी देने का काम किया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ ने। यासिर अराफात के नेतृत्व में पीएलओ लेबनान की राजधानी बेरूत को अपना हेडक्वार्टर बनाकर इजराइल पर रॉकेट से हमला करता था। क्रिश्चियन बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के इन सुन्नी मुसलमानों के लेबनान में आने और पीएलओ के गतिविधियों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको यह डर था कि पीएलओ के कारण इजराइल लेबनान पर हमला कर लेबनान के हिस्से पर कब्जा जमा सकता है और इसी कारण पीएलओ और क्रिश्चियन मिलिटेंट ग्रुप्स में भी हिंसक झड़पें होने लगी। इस सिविल वार में क्रिश्चियन और सुन्नी मुसलमानों के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पेक्टिवली वेस्टर्न और अरब कंट्रीज के तरफ से मदद भी मिल रही थी। यह सिविल वार कितना वायलेंट था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईयर 1975 में शुरू हुए इस सिविल वार में मात्र 1 साल के अंदर लेबनान की 1% आबादी मारी जा चुकी थी, जबकि 5% आबादी घायल हो चुकी थी। लेबनान के लोगों ने 15 साल तक चले इस गृह युद्ध की भारी कीमत चुकाई है। मार्था वेनगर के रिसर्च आर्टिकल के अनुसार 1.5 लाख लोग मारे गए, दसियों हजार घायल हुए और सैकड़ों हजार लोग डिस्प्लेस्ड हुए। रिसर्च बतलाता है कि लेबनान एकमात्र ऐसा डेवलपिंग कंट्री था जहां हाई बर्थ रेट के बावजूद इन 15 वर्षों में पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गया। लेबनान की आबादी ईयर 1976 में 2.5 मिलियन से घटकर ईयर 1987 में 2.5 मिलियन रह गई थी। हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो मैंने वीडियो के शुरू में बतलाया था, हिजबुल्लाह की शुरुआत लेबनान के सिविल वार के बीच शिया समुदाय ने ईयर 1982 में किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि हिजबुल्लाह की शुरुआत आखिर क्यों और किन परिस्थितियों में हुई। लेबनान के पॉलिटिकल सिस्टम में शिया अपने आप को सबसे उपेक्षित मानता था, लेकिन 1979 में शिया बहुल आबादी वाले ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के सफल होने के बाद लेबनान की शिया कम्युनिटी भी इससे प्रभावित थी। सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज के बीच ईरान को भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लेबनान में अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। वैसे तो लेबनान के इस सिविल वार में शिया कम्युनिटी के तरफ से अमाल मूवमेंट नाम का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अमाल मूवमेंट और ईरान की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। CIA की एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में अमाल मूवमेंट के बारे में कहा गया
कि अमाल एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था जो लेबनान के शिया कम्युनिटी के ग्रीवांसेज को लेबनानी कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करना चाहता था, जबकि ईरान थियोक्रेटिक रिपब्लिक में बिलीव करता था। उधर 1982 में पीएलओ को काउंटर करने के लिए इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई और लेबनान में इजरायली सेना के इस इन्वेजन का विरोध के नाम पर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह, जिसका अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड, की सिविल वार के बीच स्थापना हो गई। ईयर 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें हिजबुल्लाह ने अपने 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। हिजबुल्लाह का पहला ऑब्जेक्टिव था लेबनान से इजराइल सेना की वापसी और दूसरा ऑब्जेक्टिव था लेबनान से यूएसए और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हमेशा के लिए समाप्त करना। ईरान हिजबुल्लाह को पैसे, वेपन और ट्रेनिंग के माध्यम से मदद करने लगा। ईयर 2018 में अमेरिकी सरकार ने कहा था कि ईरान हिजबुल्लाह को $700 मिलियन सालाना फंडिंग करता है। लोग तो यहां तक मानते हैं कि हिजबुल्लाह आईआरजीसी यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स का हिस्सा है, जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी ईरान से अपनी नजदीकियों को कभी छुपाया नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह अपने आप को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक रेजिस्टेंस फोर्स मानती है। हिजबुल्लाह के झंडे पर आपको मशीन गन की तस्वीर दिख जाएगी। लेबनान के सिविल वार के बीच हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सुसाइड अटैक, किडनैपिंग, असैसिनेशन और हाई प्रोफाइल बॉम्बिंग करके खूब नाम कमाया। हिजबुल्लाह कितना खूंखार था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने बनने के 1 साल के भीतर इसने 18 अप्रैल 1983 को बेरूत स्थित यूएस एम्बेसी में कार बम अटैक करके 63 लोगों की जान ले ली और एम्बेसी की पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। उसी साल 23 अक्टूबर 1983 को एमएनएफ, जो कि पीस कीपिंग फोर्स थी, के बैरक पर ट्रक से धमाका किया, जिसमें 241 अमेरिकी और 58 फ्रेंच मिलिट्री पर्सनल मारे गए। इस तरह अमेरिका और इजराइल पर अटैक करके हिजबुल्लाह काफी कम समय में लेबनान में पॉपुलर हो गया और ईयर 1989 में ताइफ एग्रीमेंट से इसको लेजिटिमेसी भी मिल गई। 22 अक्टूबर 1989 को लेबनान में 15 सालों से चल रहे सिविल वार को खत्म करने और लेबनान में पॉलिटिकल नॉर्मेल्सी बहाल करने के लिए 1943 के नेशनल पैक्ट की तरह रिलीजियस सेक्ट्स के बीच फिर से एक समझौता किया जाता है। सऊदी अरब के ताइफ नाम के शहर में इस समझौते पर साइन होने के कारण इसका नाम ताइफ एग्रीमेंट पड़ा। इस एग्रीमेंट में प्रेसिडेंट के पावर को थोड़ा कम करके प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाया गया। 1943 के नेशनल पैक्ट के तहत लेबनान के संसद में क्रिश्चियन और मुस्लिमों के 6:5 के रेशियो को हटाकर अब 50-50 कर दिया गया, यानी लेबनान के संसद में अब क्रिश्चियन और मुसलमानों को बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। इस एग्रीमेंट में लेबनान के सभी मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन हिजबुल्लाह को लेबनान से इजरायली सेना को वापस भेजने के नाम पर ताइफ एग्रीमेंट में हथियार रखने की छूट दे दी गई। ताइफ एग्रीमेंट के बाद भी इजराइल की सेना कुछ क्रिश्चियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लेबनान के सदर्न इलाके पर कब्जा जमाई रही और हिजबुल्लाह इनके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। 24 मई ईयर 2000 को इजराइल की सेना लेबनान से जब वापस गई तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हिजबुल्लाह को मिला और इसके बाद लेबनान के लोगों ने तो हिजबुल्लाह को लिबरेटर ऑफ लेबनान कहना भी शुरू कर दिया। ताइफ एग्रीमेंट के बाद एक तरफ तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी, दूसरी तरफ अपने ऑर्गेनाइजेशन को और पावरफुल बनाने में जुट गया। ईयर 2009 में हिजबुल्लाह ने अपना दूसरा मैनिफेस्टो जारी किया और लेबनान के दूसरे समुदायों में अपना दायरा बढ़ाने के लिए बहुत कम इस्लामी शब्द का प्रयोग किया। यहां तक कि इस मैनिफेस्टो में सिया पहचान का भी कोई संकेत नहीं दिया। आज हिजबुल्लाह को लेबनान में स्टेट विद इन स्टेट माना जाता है। आज लेबनान में हिजबुल्लाह की कई पहचान है। हिजबुल्लाह एक रिलीजियस मूवमेंट है जिसका दायरा सिया कम्युनिटी के अलावा सुन्नी मुसलमानों और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच भी फैला हुआ है। सस्ते स्कूल, हॉस्पिटल और एग्रीकल्चरल सेंटर के माध्यम से हिजबुल्लाह समाज में सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के मरने के बाद उनके परिवारों को पेंशन मुहैया कराता है। सिया कम्युनिटी के लोगों को लेबनान के ब्यूरोक्रेसी में भर्ती करवाने के लिए हिजबुल्लाह पेपर लीक भी करवाता है। हिजबुल्लाह लेबनान की एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी भी है। सिविल वार खत्म होने के बाद ईयर 1992 में हुए पहले इलेक्शन में हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा। तब से लेकर आज तक लेबनान के पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के एमपीज जीत कर आते हैं और कैबिनेट में भी इनका कब्जा है। हिजबुल्लाह की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें
तो हिजबुल्लाह की मिलिट्री लेबनान आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल बताई जाती, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके शामिल हैं। इनके पास लाखों की संख्या में मिसाइल और रॉकेट जैसे घातक हथियारों का जखीरा है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग की अपनी स्पेशल फोर्स भी है, जिसको रेडवान फोर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रेडवान फोर्स में 5000 से ज्यादा लड़ाके शामिल हैं, जिनको विदेशों खासकर इजराइल के अंदर जाकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह से देखें तो हिजबुल्लाह लेबनानी समाज में घुल मिल चुका है और अपने ताकत के दम पर हिजबुल्लाह लेबनान के बेका वैली और सदर्न लेबनान के बड़े हिस्से पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। ईयर 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर कर एक रिजोल्यूशन 1701 पास किया, जिसके तहत इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना हटा लिया। लेकिन इस रिजोल्यूशन की और बातें, जिसमें हिजबुल्लाह को अपने वेपन को छोड़ना था, इसको हिजबुल्लाह ने नहीं माना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई और इजरायली सेना लेबनान से जा चुकी है, फिर हिजबुल्लाह ने यूनाइटेड नेशन के 1701 रिजोल्यूशन के तहत हथियार का रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? इसका जवाब सिंपली यही है कि हिजबुल्लाह को ताकत इसकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलती है। साथ ही हिजबुल्लाह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे पावरफुल मेंबर है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान लेड मिडिल ईस्ट के इराक और सीरिया के शिया मिलिटेंट ग्रुप्स, गजा के हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हुते जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, जो ईरान के पर्पस को मिडिल ईस्ट के रीजन में सर्व करता है। और तीसरा कारण यह कि हिजबुल्लाह यह दावा करता है कि इसराइल अभी भी लेबनान के सबा फार्म्स एरिया पर कब्जा जमाए हुए है, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि इजराइल ने वास्तव में लेबनान के सभी क्षेत्रों से अपनी सेना वापस ले ली है। लेकिन इसी को विवाद का मुद्दा बनाकर हिजबुल्लाह ने आज तक हथियार नहीं छोड़ा है। हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने माना था कि इसराइल के कारण ही हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया था। बात करें हिजबुल्लाह और इसराइल के हालिया जंग की, तो ईयर 2006 के बाद लगभग 17 सालों तक सब ठीक ठाक था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इसराइल के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद हिजबुल्लाह भी हमास के समर्थन में इस युद्ध में कूद पड़ा। हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइल के उत्तरी सीमा से 1 लाख से ज्यादा लोगों का विस्थापन हुआ और अब इसराइल ने पिछले महीना हमास से हटकर अपना पूरा ध्यान हिजबुल्लाह पर लगाया और 1 महीने से भी कम समय में इसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है। इस बार इसराइल ने बिना सामने से लड़े हिजबुल्लाह के टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। 17 सितंबर ईयर 2024 को हजारों की संख्या में पेजर अटैक और 18 सितंबर 2024 को वाकी टाकी अटैक करके एक तरफ इसराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को समाप्त कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक करके इनके सभी बड़े लीडर, जिसमें हसन नसरल्लाह भी शामिल है, को मार गिराया। हसन नसरल्लाह ही वो शख्स था जिसने हिजबुल्लाह को लेबनान में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इसी कारण 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह की हत्या को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत बताई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप लगभग एलिमिनेट कर दिया है। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हालिया एयर स्ट्राइक की वजह से बेरूत पूरी तरह बर्बाद होकर घोस्ट टाउन बन चुका है। लेकिन इस युद्ध की वजह से इजराइल और लेबनान में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों विस्थापित हो रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच हालिया तनातनी को देखते हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब जमीनी जंग तेज होने की पूरी संभावना है, जिससे एक बार फिर से मिडिल ईस्ट घबराया हुआ है। यह सच है कि इजराइल की आर्मी और टेक्नोलॉजी के आगे हिजबुल्लाह नहीं टिक सकता, लेकिन ईरान की मदद से हिजबुल्लाह इतनी क्षमता तो रखता ही है कि इजराइल को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर डिप्लोमेटिक चैनल से ही इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए, ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।